यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में अगेन 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज थोड़ा सीक्वेंस फ्लिप करके चल रहा हूँ भाई। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, फिर 2 को करेंगे, फिर 1 को करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका यहाँ पे एक डायग्राम दिया हो भाई, डायग्राम पहले बना देता हूँ। देखिए, एक डेल्टा कनेक्टेड लोड दिखाया गया है यहाँ पे। ओके, और इसमें तीनों लगा हुआ है, आर भी है, एल भी है और सी भी है। तो इसके चलते जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसका वैल्यू दिया हुआ 20 ओम। इसके चलते जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये आपका 10 ओम और रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे 10 ओम दिया हुआ है। ओके, और ये हो गया आपका आर, ये हो गया वाई और ये हो गया आपका बी। तो हम लोगों ने यहाँ पे भाई सर्किट के अंदर 2 वॉट मीटर भी कनेक्ट किया हुआ है और ये दोनों वॉट मीटर जो है आपका सेम रेटिंग का, यानी दोनों वॉट मीटर बिल्कुल हूबहू है। ओके, समझ में आया? इसका करंट कॉइल हो गया और इसका ये हो गया पोटेंशियल कॉइल। दूसरा जो लगा हुआ है बी के साथ लगा हुआ है, तो ये हो गया करंट कॉइल और इसका हो गया पोटेंशियल कॉइल। और ये दोनों पोटेंशियल कॉइल क्या है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ओके, ये हो गया एक तरीके से मान लेते हैं W1 और ये हो गया आपका W2। ओके, इधर से जो करंट आ रहा है ये हो गया IR, इसमें जो करंट जाएगा ये हो जाएगा IB और ये वाला हो जाएगा एक तरीके से IY। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रीडिंग ऑन ईच ऑफ द 2 सिमिलर, यहाँ पे लगाओ ना सिमिलर, मतलब दोनों वॉट मीटर बिल्कुल हूबहू है, सिमिलर है। ठीक है, तो दोनों वॉट मीटर का रीडिंग बताना है नेटवर्क में, मतलब जो फिगर दिखाया गया यहाँ पे इसी वाले के लिए। और बोलता है हम लोग का ये 400 वोल्ट यानी लाइन वोल्टेज दिया हुआ है। ओके, 2 लाइन के बीच में आपका 400 वोल्ट है, 3 फेज सप्लाई से ये एक तरीके से जुड़ा हुआ है, इधर 3 फेज सप्लाई होगा आपका। ठीक है, फेज सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ RYB। तो अगेन थोड़ा सा मैं फेज सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट करता हूँ कि फेज सीक्वेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए, बिल्कुल बच्चे की तरह समझाऊंगा भाई। देखिए यहाँ पे आपका RYB, तो हमेशा बताया मैंने कि आप जनरेटर बना लीजिए। ये मान लेते हैं आपका R हो गया, ये मान लेते हैं आपका Y हो गया और ये हो गया आपका B। ये R, ये Y और ये आपका B। अब यहाँ पे मैग्नेट दिखा देते हैं, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो नॉर्थ को मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ क्योंकि अभी भाई अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में घुमाऊँ, और इसी डायरेक्शन में क्यों घुमा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को RYB एक तरीके से फेज सीक्वेंस चाहिए। ओके, तो जब आप इस डायरेक्शन में तो सबसे पहले R के अंदर EMF इंड्यूस्ड होगा, यानी R वाले वाइंडिंग में EMF इंड्यूस्ड होगा। तो ये 0 से स्टार्ट होगा, है ना। फिर 120 डिग्री जब ये घूम जाएगा ऐसे, तब जाके Y के पास एक तरीके से आएगा नॉर्थ पोल, यानी 120 डिग्री के बाद आपका B देखने को ये Y वाला देखने को मिलेगा। ये R हो गया, ये Y हो गया। और फिर जब ये मैग्नेट यहाँ से 240 डिग्री घूम जाएगा, तब जाके आपको B कॉइल के अंदर EMF देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो ये हो गया आपका एक तरीके से B। और इसी को अगर हम लोग यहाँ पे फेजर में लिखें या फिर फेजर डायग्राम में दिखाएं, तो देखें सबसे पहले R के पास मिल रहा है, तो R को मैंने रेफरेंस ले लिया। ठीक है, ये हो गया एक तरीके से V एंगल 0, या फिर कहिए इसको हम लोग लिखेंगे VR। ठीक है, एंगल 0। अब देखिए 120 डिग्री के बाद, ठीक है, 120 डिग्री का Y में EMF आएगा, तो सीधी सी बात है ये जो Y में EMF आ रहा है भाई 120 के बाद आ रहा है। समझ में आ रहा है बात को? डिले होकर के आ रहा है। तो डिले होकर आ रहा है इसका मतलब क्या, लैग होगा, 120 डिग्री लैग। और हम लोग का हमेशा जो लीड और लैग चलता है हमेशा किस में चलता है, काउंटर क्लॉकवाइज में चलता है। तो ये आगे भाग रहा है, तो इसको अगर पीछे लैग दिखाना तो पीछे दिखाना पड़ेगा। समझ बात? ये आगे भाग रहा है, ये पीछे रह रहा है। समझ में आया भाई? मेरा ये आगे भाग रहा है, ठीक है, ये इसके पीछे रहेगा, तो ये हो जाएगा मेरा VRY, सॉरी VY। ओके, VY, ये एंगल दिखा देंगे -120। उसके बाद देखिए फिर ये जब 240 डिग्री घूम जाएगा नॉर्थ पोल, तब जाके आपका क्या होगा, एक तरीके से आपको मिलेगा VB और ये हो जाएगा -240। ओके, तो अभी रेस ऐसे चल रहा है, ऐसे सबसे पहले ये आगे भाग रहा है। ठीक है, ये आगे भाग रहा है, ये इसके पीछे भाग रहा है और ये इसके पीछे भाग रहा है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये चीज। अब देखिए, अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा स्टार में आकर के देखें। मान लेते हैं भाई स्टार कनेक्टेड सिस्टम में दिखाता हूं समझाने के लिए बस। ओके, ये मान लेते हैं R है, ये Y है, ये B है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग लाइन वोल्टेज देखें VRY के बीच में,
तो क्या हो जाएगा बताइए, वी आर वाई मतलब लाइन वोल्टेज एक तरीके से देखें ना रेफरेंस, ये तो मैंने यहाँ पे दिखाया फेज के लिए, ठीक है, पहले आर में है फिर वाई में है फिर बी में है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए ये जो वोल्टेज होगा वी आर वाई, इसको एंगल 0 पे रखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख के दिखाता हूँ यार, वी आर वाई, ठीक है, आर और वाई के बीच में लाइन वोल्टेज देख रहे हैं, तो इसको मान लेते हैं, मैंने लिखा 400 एंगल 0 पे, ठीक है, क्योंकि आर मेरा क्या एक तरीके रेफरेंस लिया हो तो सीधी सी होता है, आर को मैंने यहाँ पे 0 पे दिखाया, ऐसे भी समझ सकता हूँ। वी वाई बी, ठीक है, वाई और बी के बीच में देखना तो क्या हो जाएगा 400, ये एंगल कितने पे आएगा -120 पे, ठीक है, क्योंकि आर जो है बी से वाई से, आर जो है वाई से 120 डिग्री लैग कर रहा है, और ये हो जाएगा आपका वी बी आर, ठीक है, बी और आर के बीच में। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, क्योंकि आर हो गया वाई हो गया फिर बी आएगा, ठीक है, तो कितना हुआ 400 एंगल, ये हो जाएगा -240, क्लियर हो गया। फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 400 एंगल ये प्लस हो जाएगा +120, ओके। तो इस तरीके से आपको वोल्टेज लिखना आना चाहिए भाई, ओके। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये बस मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है ताकि हम लोग कैलकुलेशन कर सकें इजी वे में, स्पेस रहेगा तो। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे W1 के लिए काम कर रहा हूँ, और ये डायग्राम भी हटा ही देते हैं, इसका अब नीड नहीं है, इसको मिटा देता हूँ भाई। देखिए सबसे पहले हम लोग वाट मीटर W1 के लिए काम कर रहे हैं, तो W1 आपको क्या मेजर करके देगा, तो W1 के अंदर कुछ नहीं, आपका 2 कॉइल है, करंट कॉइल है जो कि करंट मेजर करके देगा, एक प्रेशर कॉइल है जो वोल्टेज मेजर करके देगा। तो ओवरऑल समझिए ये जो मेरा करंट कॉइल है भाई, ये करंट कॉइल कितना करंट मेजर करके देगा बताइए, इसके अंदर से कौन सा करंट होकर के जाएगा, तो सीधी सी बात है जो लाइन करंट है, और ये लाइन करंट मैंने यहाँ पे IR लिखा हुआ है ना, तो ये आपको IR करंट एक तरीके से मेजर करके देगा, ठीक है। अब देखिए डेल्टा का हम लोग को बेसिक प्रिंसिपल पता है, डेल्टा में क्या होता है, आपका जो भी वाइंडिंग जुड़ा हुआ है, जैसे इसी के लिए मैं समझाता हूँ, इस तरीके से रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, और इधर आपका इंडक्टर लगा हुआ है ना, तो ये कैसे जुड़ा हुआ होगा भाई बताइए, ये जुड़ा होगा एक प्लस फिर माइनस फिर एक प्लस फिर माइनस फिर एक प्लस और फिर माइनस, है ना। इधर जो करंट है ये मैंने IR बोल दिया, तो सीधी सी बात देखिए यहाँ पे साइन के हिसाब से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से हमेशा हायर पोटेंशियल से करंट निकलता है, ठीक है, तो इधर दिखाया है एरो, इसमें ऐसे आएगा इसमें ऐसे आएगा। तो ओवरऑल मान लेते हैं इधर जो करंट है, ये करंट जो है मेरा I1 है, और इधर मान लेते हैं जो करंट जा रहा है I2 है, तो IR क्या होगा, इस पॉइंट पे आप KCL लगाइए, तो KCL जब आप लगाएंगे, मान लेते हैं R पॉइंट है, तो क्या होगा, ये वाला करंट और ये वाला करंट देख रहे हैं दोनों आ रहा है, इसके पास इनकमिंग करंट है, दोनों ऐड हो जाएगा, तो IR प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट के बराबर, आउटगोइंग करंट क्या है यहाँ पे I1 है, तो IR की बात करेंगे, IR ही क्या है एक तरीके से करंट कॉइल मेजर करके देगा, तो क्या हो जाएगा आपका I1 माइनस I2 हो जाएगा, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी। तो अभी देखिए हम लोग आते हैं वापस से यहाँ पे। अब देखिए भाई जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जहाँ पे किसमें कहीं पे भी कोई पोलरिटी नहीं दिया हुआ, प्लस माइनस कुछ नहीं दिया हुआ, तो आपको उस तरीके से नहीं सोचना है, ठीक है। ऑटोमेटिक आपको बस मैंने समझाने के लिए बताया कि जो IR होगा, या IR क्या होगा, इसमें जो भी ब्रांचेस में करंट आ रहा हो, इधर वाले में और इधर वाले में, दोनों आपस में माइनस होता है, ठीक है। देखिए कैसे माइनस होगा, समझिए, बस इतना समझिए। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो करंट कॉइल मेरे को मेजर करके देगा ये IR के बराबर हो, IR क्या होगा, IR मान के चलता हूँ दोनों में करंट जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि जब आप बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे ना, कुछ भी जब आपको याद नहीं लॉन्ग टर्म में, तो आप यही सोचिएगा कि यहाँ से जो करंट जा रहा है इस पॉइंट बातें 2 पार्ट में टूटेगा, एक करंट इधर जाएगा और एक करंट इधर जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो समझिए, इधर करंट मान लेते हैं I1 आ रहा है, इधर मान लेते हैं I2 आ रहा है, तो अगर हम लोग इस पॉइंट पे KCL लगाएं तो KCL क्या लिखेंगे, IR इक्वल टू I1 प्लस I2, यही ना लिखिएगा। लेकिन हम लोग को मैनुअली पता है कि दोनों करंट माइनस होना चाहिए। अब देखिए माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक, कैसा माइनस होगा समझिए, वैल्यू डालते हैं, I1 का क्या होगा, I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज क्या है, यहाँ पे देखिए, इधर इस वाले यहाँ से लेके यहाँ तक जो करंट आ रहा है ना, इसमें देखना, ठीक है, इस वाले में देखना भाई, समझ में, इसमें I1 है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज कौन सा, R और B के बीच में, क्योंकि डेल्टा है तो जो मेरा फेज वोल्टेज होगा वही मेरा लाइन वोल्टेज होगा, है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज, क्योंकि करंट आपका ऊपर से नीचे आ रहा है, नहीं ये मेरा पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, समझ में आ रहा है बात को। तो मैं क्या लिखूँ, R मेरा पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू B, तो मैं लिखूंगा VRB डिवाइडेड बाय आपका रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है करंट के नीचे, ठीक है, ये हो जाएगा 10, क्लियर हो गया। प्लस I2 की बात करते तो I2 भी इधर ही आ रहा है, यानी प्लस होगा या माइनस होगा, यानी क्या लिखूंगा मैं, वोल्टेज VRY डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे 10। अब समझिए ये इंडक्टर है भाई, इंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा I2 क्या होगा, प्योर इंडक्टिव होगा, ठीक है, प्योर इंडक्टिव ब्रांच है, यानी 90 डिग्री लैग करेगा, तो 90 डिग्री लैग करने होता क्या, माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं एंगल 90 डालूंगा, तो ऊपर में ये भाई सीधी सी डिवीजन में है ना, तो ऊपर जाएगा तो एंगल माइनस आ जाएगा ऊपर, जैसे हमारे जैसा कुछ एंगल होगा, जैसे समझिए। अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ओके।
वी आर बी का वैल्यू बताइए भाई। वी आर बी कहाँ है? ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वोल्टेज लिखा हुआ वी आर बी। देखिए यहाँ पे वी बी आर है, वी बी आर। तो वी बी आर मेरा अगर 400 ये वाला लेके चलता है, 400 एंगल 120 लिख रहे हैं भाई, तो सीधी सी बात है, अगर मेरे को वी आर बी चाहिए, ठीक है, अब मैं क्या कर दिया, आर को पॉजिटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मेरे को आगे में माइनस लगाना पड़ जाएगा। ये अब 400 एंगल 120 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है, ये सब ऑलरेडी बताया हुआ मैंने। तो इसके जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, यानी माइनस 400 एंगल 120 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, प्लस है प्लस दे देंगे वी आर बाई, तो वी आर बाई तो यही है भाई, यानी 400 एंगल ये 0 है, ये डिवाइडेड बाय 10 एंगल 90। अब समझिए 90 क्यों लिखा मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ओके, बहुत लोग को यहाँ पे दिक्कत होता है, समझिए। मेरे को एक चीज़ बताइए भाई, इस वाले ब्रांच में अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं तो इस वाले ब्रांच में जो भी करंट आ रहा होगा वो क्या करेगा, जो वोल्टेज है यहाँ पे, जो वोल्टेज है वी आर वाई, इससे क्या करना चाहिए, लैग करना चाहिए, है ना, यानी जो मेरा करंट I2 होगा, I2 क्या करेगा, लैग करना चाहिए किससे, बाय 90 डिग्री, किससे, इस वाले वोल्टेज से, क्योंकि प्योर इंडक्टिव ब्रांच है, इंडक्टिव ब्रांच में करंट आपका लैग करता है वोल्टेज के मुकाबले। तो देखिए ओवरऑल ये V एंगल 0 पे है ना, और डिवीजन में, तो वो देखिए इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 40 एंगल 120 प्लस ये क्या हो जाएगा बताइए, कट के ये हो जाएगा 40, और ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 0 माइनस 90, समझ में आया। तो ओवरऑल क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस 90 ही ना बचेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, समझ में आ रहा है। तो करंट क्या हो गया, माइनस लग गया, इसका मतलब क्या, लैग कर रहा है कि नहीं लग रहा, वोल्टेज का रेफरेंस ले वी आर वाई मेरा ये हो गया एक तरीके से इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, और करंट मेरा माइनस 90 है, तो इसी को ना माइनस 90 बोलते हैं, समझ में आया। ये मेरा क्या I2 एक तरीके से 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो इस तरीके से आपको समझना है कि प्योर इंडक्टिव ब्रांच है तो करंट मेरा लैग करेगा, ओके। वही ये देखिए ये वाले ब्रांच कैपेसिटर है, तो इसमें आपको अभी हम लोग बात करेंगे इस पर भी, अभी समझिए स्टेप बाय स्टेप। तो ओवरऑल भाई देखिए इसको अगर मैं फिर से रीअरेंज करूँ, ये पॉजिटिव है तो इसको मैं आगे लिखता हूँ 40 एंगल माइनस 90, और ये वाला माइनस 40 एंगल 120। देखिए तो मैंने आपको अभी जस्ट दूसरे पेज पे बताया था, प्लस माइनस सिंबल दे करके मैंने आपको बताया था कि ये जो IR होगा ये क्या होगा, ये वाला करंट और ये वाला करंट आपस में सब्ट्रैक्ट होता है। देखिए तो सब्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक माइनस लग गया कि नहीं लग गया, हाँ समझ रहे बात को। तो भाई ओवरऑल आपको ये पूरा प्रॉपर स्टेप चलेंगे ना तो सबको याद रखने कोई मतलब नहीं होता है। तो इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करना इसका मतलब क्या, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तोड़िए और इसको भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखिए, ओवरऑल रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक तरीके से करके। लेकिन हम लोग कैल्सी ऑलरेडी, तो कैल्सी में डायरेक्ट डालता हूँ। देखिए ये आ जाए भाई, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, ओके, टाइम पास नहीं करेंगे, एक मिनट। ये आ जाएगा आपका 7.3 एंगल आएगा माइनस 75 एम्पियर, ठीक है। ये आपका एक तरीके से W1 का करंट कॉइल मेजर करके देगा, यानी करंट हम लोगों ने निकाल लिया। और ये करंट क्या है, IR, ठीक है, IR के बराबर। अब हम आते हैं पोटेंशियल कॉइल के ऊपर। तो पोटेंशियल कॉइल क्या है, वोल्टेज मेजर करके देगा, है ना। तो समझिए ये जो पोटेंशियल कॉइल है ये मेरा R है और ये मेरा B है ना। तो ये देखिए पोटेंशियल कॉइल भाई यहां से यहां तक ऐसे जुड़ा हुआ है, पूरा देख रहे हैं। तो मेरे को एक चीज बताइए, ये W2 का रेजिस्टेंस यानी कॉइल, पोटेंशियल कॉइल, और W1 का पोटेंशियल कॉइल, दोनों सीरीज में है कि नहीं जुड़ा हुआ, बोलिए, सीरीज में है, सही बात है। और देखिए R से लेकर के ऐसे 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 कहां तक पहुंच रहा है, B तक पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या, ये एक लाइन से जुड़ा हुआ है, ये एक लाइन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या, अगर हम लोग टोटल इस सीरीज ब्रांच का वोल्टेज देखें तो क्या होगा, VRB होगा। कोई दिक्कत। और क्योंकि ये सीरीज ब्रांच है और क्वेश्चन में लिखा हो तो दोनों वॉटमीटर सिमिलर है, इसका मतलब क्या हुआ, इस वाइंडिंग के चलते, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, फॉल्ट से बताया था कनेक्शन को लेकर के, ठीक है। तो इस वाइंडिंग के चलते, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता है, तो उसके चलते एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस देखने को मिलेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंपेडेंस मिलेगा, यहाँ पे भी इंपेडेंस मिलेगा। तो क्योंकि दोनों सिमिलर वॉटमीटर है भाई, तो सीधी सी बात है, दोनों जेड क्या होगा, इंपेडेंस बराबर होगा, तो सीधी सी होती है, जो वोल्टेज होगा, जो भी लाइन वोल्टेज होगा, है ना, ये क्या होगा, हाफ इसमें, हाफ यहाँ पे ड्रॉप होगा, हाफ यहाँ पे ड्रॉप होगा। कोई दिक्कत। और अगर यहाँ पे हाफ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो ये कितना मेजर करके देगा, हाफ ही ना मेजर करके देगा, समझ रहे बात को, क्योंकि उसके क्रॉस आपको हाफ वोल्टेज ही एक तरीके से मिल रहा है। तो सबसे पहले देखिए टोटल वोल्टेज मेरा VRB है ना, ये एक तरीके से टोटल वोल्टेज है इस ब्रांच का। तो VRB कितना है, तो VRB देखिए इधर,
यह है VBR, लेकिन ये क्या है मेरा अपने पास VRB है भाई, तो क्या लेना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। कितना है 400 एंगल, तो माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने R को पॉजिटिव किया, तो माइनस 400 एंगल ये आपका 120 था भाई। देखिए ना, यही है ना नीचे में जो लिखा हुआ माइनस 240 को 120 लिख सकते हैं। तो इसका आधा यानी जो पोटेंशियल कॉइल होगा, यानी जो पोटेंशियल कॉइल प्रेशर कॉइल जो होगा आपका, इस वोल्टेज का यानी VRB का क्या करेगा, आधा मेजर करके देगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस 400 एंगल 120 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ओवरऑल कितना पोटेंशियल कॉइल कितना वोल्टेज मेजर करके देगा आपको, माइनस 200 एंगल 120। ये हो गया एक तरीके से प्रेशर कॉइल का वोल्टेज, और ये हो गया एक तरीके से करंट कॉइल का करंट। अब देखिए, अब हम लोग को पता है जो W होगा, W1 क्या होता है, करंट जो आपका करंट कॉइल मेजर करके देगा, वोल्टेज जो आपका प्रेशर कॉइल मेजर करके देगा, और कॉस, और यहाँ पे जो फाई होता है, फाई किसके बीच का एंगल होता है, करंट कॉइल जो करंट मेजर कर रहा है और वोल्टेज कॉइल, इन दोनों के बीच का एंगल। तो देखिए करंट मेरा कितने पे है, यहाँ पे दिखाता हूँ, करंट मेरा माइनस 75 एंगल पे है, तो माइनस के लिए ऐसे चलना पड़ेगा, तो इधर कहीं आएगा, ये हो गया I एंगल माइनस 75, ठीक है। दूसरा आपका वोल्टेज कितने पे है, 120 पे है, तो 120 कहने का मतलब क्या, यहाँ पे ऐसे चलना पड़ेगा आपको, ये हो गया आपका V एंगल 120। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों को भाई इजी रखने के लिए इसको, ये जो पॉजिटिव में लिया हुआ मैंने 120, तो इसको अगर मैं देखिए ऐसे चल रहा हूँ यहाँ पे, तो ये माइनस 75 आ रहा है करंट के लिए। अगर मैं ऐसे वोल्टेज को भी देखूँ ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में, तो क्या 120 को मैं यहाँ पे माइनस 240 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बोलिए। तो इस वोल्टेज को मैं लिख देता हूँ V एंगल माइनस 240, ताकि ये भी माइनस में आ जाए, ये भी माइनस में आ जाए, ठीक ना भाई। ओके, अब देखिए हम लोग का ये वोल्टेज करंट है, तो इनके बीच का एंगल चाहिए मेरे को, एंगल कौन सा, यही ना एंगल होगा, यही ना एंगल होगा भाई, बताइए। हाँ, तो टोटल एंगल मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस 240 है, समझ में आ रहा है, और ये एंगल मेरा 75 है, माइनस 75, तो ये वाला नहीं निकल जाएगा। तो माइनस 240 में से माइनस 75 कर दीजिए, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस 240, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, साफ तरीके से लिखता हूँ, यहाँ पे आगे में माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 75, तो इसको आप सॉल्व किए तो कितना आएगा, माइनस 165 आएगा। क्लियर हुआ। और फाई का वैल्यू, वाई का भी माइनस, मतलब समझिए 165 डिग्री का क्या एक तरीके से करंट और वोल्टेज में फेज शिफ्ट चल रहा है। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए 165 फाई का वैल्यू, करंट का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी, अब मैग्नीट्यूड से मतलब हम लोग को ओवरऑल, ठीक है। तो ये आपको माइनस 200, देखिए प्रेशर कॉइल आपको माइनस 200 गुना करंट आपका यहाँ पे दिया ऑलरेडी 773 इंटू कॉस 165, और कॉस 165 का वैल्यू डालिएगा ना, तो माइनस आएगा, इसका ओवरऑल माइनस में समथिंग माइनस 9.946 आएगा समथिंग, ठीक है। तो ये माइनस आएगा इसका वैल्यू, और आगे में माइनस लगा, तो दोनों माइनस और प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसका अगर मैं कैल्सी में वैल्यू डाल के निकालूँ, तो ये आ जाएगा भाई 200 गुना 773 गुना कॉस 165, बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा 14933.21 वॉट, इतना आपको रीड करके देगा। इस तरीके से आपको समझना है। अब हम लोग थोड़ा सा W2 के ऊपर बात करते हैं, तो न्यू पेज पे आते हैं और फिर से यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ओके, ये R हो गया, ये B हो गया, और ये Y हो गया। 20 ओम, 10 ओम, 10 ओम, IR, इधर मेरा IB। अब हम लोग W2 के लिए बात करेंगे भाई, इस वाले के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो W2 के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वोल्टेज, लिख देता हूँ भाई, फेज सीक्वेंस RYB था, यानी R Y के बीच में आपका होगा 400 एंगल 0, VYB के बीच में होगा 400 एंगल माइनस 120, और VBR के बीच में होगा 400 एंगल माइनस 240 यानी 120। ओके, तो सबसे पहले W2 के लिए हम लोग
करंट कॉइल देखते हैं कितना करंट मेजर करके देगा। तो अगेन हम लोग को पता है भाई, देखिए फिर से समझाता हूँ बच्चे की तरह, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है चल रहा है ना, अल्टरनेट कोई भी डायरेक्शन लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका जो करंट होगा ये ऐसे आएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर, हायर पोटेंशियल टू लोअर, हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो अगर आप यहाँ पे केसीएल लगाएं तो आई बी इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं यहाँ पे जो करंट आ रहा है ये I1 है, इधर जो करंट आ रहा है मान लेते हैं I2 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इधर वाला करंट इधर आ रहा है, ये वाला इधर, दोनों इनकमिंग करंट है। तो आई बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, मतलब क्या लिखेंगे, इस पॉइंट पे केसीएल लगाएंगे तो ये दोनों, ये वाला आई बी प्लस ये वाला हो जाएगा I2, क्योंकि दोनों एक तरफ आ रहा है, मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 के बराबर। तो आई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, I1 माइनस I2, यानी यहाँ पे भी अगेन सब्ट्रैक्ट होता है ना। तो अब हम लोग ऐसे नहीं करेंगे बच्चे की तरह, अब देखिए अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बस वैल्यू डालेंगे अपने आप सब्ट्रैक्ट होते चला जाएगा। इसे मिटा देता हूँ मैं, सब प्लस माइनस ये सब दिखाने का कोई मतलब नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके देखिए इधर है आई बी, तो आई बी क्या होगा, अभी जस्ट समझिए मान लीजिए यहाँ से करंट आ रहा है, दो पार्ट में टूट रहा है, किधर जा रहा है किधर जा रहा है, ठीक है। डायरेक्शन दोनों को ले लो तो ऑटोमेटिक अपना साइन चेंज कर देगा ये, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं आई बी बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। I1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, I1 क्या है, ये वाला वोल्टेज, क्योंकि करंट यहाँ जा रहा है, ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव है, तो ये वाला कौन सा है, B है, और वो कौन सा है, R है। समझ में आया। तो कौन सा वोल्टेज, क्योंकि लाइन है ना, ये फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर होता है, दो लाइन के बीच में R से लेके मतलब B से लेके R तक का कौन सा वोल्टेज लिखेंगे यहाँ पे, VBR डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10, ठीक है, प्लस I2 कौन सा है, ये वाला, ठीक है। लेकिन ये प्योर कैपेसिटिव ब्रांच है भाई, तो ये जो I2 होगा इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उससे 90 डिग्री लीड करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, यहाँ से ये करंट चल रहा है, पॉजिटिव लिया ये नेगेटिव लिया, तो ये कौन सा है, ये B से लेके कौन सा, ये Y है, तो B से लेके Y तक, भाई ये वाला पूरा लाइन देखिए ना, B से लेके Y तक जुड़ा हुआ है, यानी कौन सा VBY डिवाइड करेंगे किससे 20, और कैपेसिटर तो यहाँ पे आपको माइनस 90 डालना पड़ेगा, तभी तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। प्लस होने का मतलब क्या, आपका लीड कर जाएगा ये, क्लियर हो गया। तो ओवरऑल सबसे पहले VBR देखिए, VBR वैल्यू दिया हुआ आपको यहाँ पे ऑलरेडी 400 एंगल 120 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, प्लस VBY है नहीं, ये VYB है, तो VBY करने के तो उसका माइनस लेना पड़ेगा, यानी माइनस 400 एंगल माइनस 120 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 20 एंगल माइनस 90। तो ऑटोमेटिक देखिए ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस अपने आप माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, तो माइनस मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिक वैसे ही मैनुअल करके समझाया था और ऐसे भी आपका माइनस में हो गया। तो ओवरऑल देखिए भाई इसका मैं वैल्यू बताता हूँ, डायरेक्ट इसका वैल्यू बताता हूँ कितना आएगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर चला जा रहा है। ये हो जाएगा 58.19 और एंगल आएगा आपका 130 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका करंट कॉइल मेजर करके देगा। अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल कॉइल के लिए। तो पोटेंशियल कॉइल देखिए, पोटेंशियल कॉइल फोटो के पास रहता है, यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं पोटेंशियल कॉइल के लिए। तो ये कितना वोल्टेज मेजर करके देगा, तो हम लोग को पता है, क्योंकि अब हम लोगों ने इस वाटमीटर के हिसाब से देखना है, तो ये ऐसे जाएगा, इसमें करंट है ना, समझ में आया, यानी B मेरा पॉजिटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू R। और हम लोग को पता है ये पूरा सीरीज सर्किट है, तो ये पूरा यानी B से लेके R तक कितना वोल्टेज होगा, VBR, यही वोल्टेज होगा ना। B को पॉजिटिव लेना है इस बार, क्योंकि यहाँ से आपको देखना है, इसको रेफरेंस लेके चलना है। तो वोल्टेज कितना होगा बताइए, VBR कहाँ है, VBR देख रहे हैं, 400 एंगल 120 है ना, 400 एंगल 120, लेकिन इसका आधा, क्योंकि भाई ये जो दोनों वॉट मीटर है, ये दोनों वॉट मीटर क्या है, सिमिलर। तो यहाँ पे भी इम्पिडेंस Z होगा, यहाँ पे भी इम्पिडेंस, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज अगर आपका 400 एंगल 120 है, तो यहाँ पे ये पोटेंशियल कॉइल, यानी ये वाला कॉइल कितना मेजर, इसका आधा मतलब 2 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो 4 मतलब 200 एंगल 120 हो जाएगा, ओके। ये आ जाएगा 200 एंगल 120। तो करंट हम लोगों ने निकाल लिया, करंट कॉइल कितना मेजर करेगा ये पता चल गया, वोल्टेज कितना करेगा ये भी पता चल गया, है ना। तो ओवरऑल अब हमने आप लिखा वॉट मीटर W2 क्या रीड करके देगा हम लोग को, और एंगल भी चाहिए ना फाई, तो फाई के लिए कैलकुलेशन करते हैं। देखिए जो मेरा वोल्टेज है, यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, मेरा वोल्टेज कितने पे 120 पे भाई, ठीक है। तो ये हो गया मेरा V एंगल 120, ठीक है। करंट कितने पे है, करंट मेरा है, कहाँ निकाला हम लोगों ने करंट, ये है आपका करंट, ठीक है। करंट है आपका 130 एंगल 130 पे है, तो 130 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, है ना। दोनों पॉजिटिव है, तो सीधे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 130,
और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 120, तो इन दोनों में घटा दें तो कितना होगा 130 में से 120 घटे तो फाई इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डाल दीजिए करंट मेरा कितना मेजर करके दे रहा है, ये 58.19 इंटू वोल्टेज कितना 200 और कॉस 10। तो ओवरऑल इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा भाई आपका 11.46 इंटू 10⁻³ वॉट। ओके, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा भाई। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा तो एक ही क्वेश्चन और करके छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 मिनट का हो गया ना, फटाफट करते हैं। देखिए क्या बोलता है, एक 3 बोल रहा है भाई, अ 3 फेज 3 वायर बैलेंस स्टार लोड टेक्स अ लाइन करंट, यहाँ पे लाइन होना चाहिए भाई, मिस्टेक हो गया, लाइन है ये, ठीक है, लाइन LINE, अ लाइन करंट ऑफ 30 एम्पियर। ओके, तो IL दिया हुआ है आपका 30 एम्पियर, स्टार कनेक्टेड लोड है मेरा। आगे बोलता है पावर फैक्टर भी आपका दिया हुआ है cos फाई 0.7 लैगिंग। आगे बोलता है लाइन वोल्टेज भी आपका दिया हुआ है 400 वोल्ट। अब बोलता है अ सिंगल फेज वॉट मीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट विथ इट्स करंट कॉइल इन R, ठीक है। तो अभी दिखा देते हैं, ऐसे दिखाइए शॉर्टकट में, ठीक है। ये आपका RYB है ना, ये 3 लाइन हो गया, ठीक है। इधर डेल्टा कनेक्टेड लोड लगाओ, तो बोलता है जो सिंगल वॉट मीटर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल फेज, तो इसका जो करंट कॉइल है ये R फेज से जुड़ा हुआ है। देखिए क्या बोलता है, सिंगल फेज वॉट मीटर इज कनेक्ट, इट्स करंट कॉइल इज इन द R लाइन, ठीक है, R में जोड़ दिया, एंड द पोटेंशियल कॉइल इज बिटवीन Y एंड B, तो Y और B से जुड़ा हुआ है ऐसे। ओके, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था भाई कि अगर आपका वॉट मीटर का इस तरीके से R से जुड़ा हो, बाकी जो पोटेंशियल कॉइल है बाकी 2 रिमेनिंग लाइन से जुड़ा हो, तो ये एक तरीके से क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर एक तरीके से मेजर करके देता है, समझ में आया। तो बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वॉट मीटर रीडिंग, तो वॉट मीटर का रीडिंग आपको बताना है भाई। तो देखिए सबसे पहले करंट कॉइल क्या मेजर करके देगा, IR, और IR क्या है, कुछ नहीं, लाइन करंट के बराबर है ना। तो लाइन करंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ 30 एम्पियर, ठीक है, समझ में आया। और वॉट मीटर का रीडिंग क्या होगा बताइए, सबसे पहले VL IL cos फाई यही ना होता है, तो VL का वैल्यू, VL क्या मतलब ये जो पोटेंशियल कॉइल मेजर करके देगा, तो कौन सा मेजर करके देगा बताइए, ये आपका Y और B के बीच का ये जो है इसको मेजर करता है, ये लाइन वोल्टेज मेजर करके देगा, है ना। तो ये हो गया करंट कॉइल, और ये प्रेशर कॉइल है, फिर पोटेंशियल कॉइल क्या मेजर कर देगा, ये जो वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहाँ गया मेरा, ये वाला, ठीक है, 400 वोल्ट। अब मेरे को फाई का वैल्यू चाहिए, तो पावर फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो फाई निकाल लेंगे, cos फाई इक्वल टू है आपका 0.7, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 0.7, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, 1 मिनट, फाई का वैल्यू वही कैलसी से निकालते हैं, 1 मिनट रुकिए, cos इनवर्स 0.7, ओके। ये भी पावर फैक्टर तो आपका दिया हुआ ना ऑलरेडी। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा भाई, क्या मिस्टेक होगा समझिए, इसको हम लोग फेजर डायग्राम से करते हैं, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। समझिए हम लोग को फाई का वैल्यू चाहिए ना, तो फाई के लिए अगर मैं फेजर डायग्राम, स्टार कनेक्टेड सिस्टम बोल दिया इसने, ठीक है। तो सबसे पहले ये दिखा देता हूँ VRN, ओके, या फिर कहिए जो बुक वाला डायग्राम चलता है वही वाला लेके चलते हैं, है ना, इस वाले के हिसाब से। ओके, ये हो गया VRN, ये हो गया VYN, और ये हो गया आपका VBN, ठीक है। तो ओवरऑल ये हो जाएगा VRN, इसी के हिसाब से सिंक्रोनाइज करके दिखाते हैं। ये हो गया आपका VRN, इधर हो जाएगा आपका VBN, और इधर हो जाएगा आपका VYN, ठीक है। VYN का, क्योंकि VRN माइनस VYN क्या होता है आपका, लाइन वोल्टेज होता है VRY, है ना। तो इस तरीके से आ जाएगा VRY, और उसके बाद Y और B के बीच में देख रहे हैं, तो Y और B यानी YBN, इसका माइनस लाया VBN, ठीक है। तो ये माइनस VBN, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये हो जाएगा मेरा एक तरीके से VYB, और फिर आपका VBR और माइनस VRN, ठीक है।
माइनस वी आर एन, ठीक है, ये माइनस वी आर एन हो गया, माइनस वी आर एन। तो इन दोनों का फेजर सम करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा वी बी आर, ठीक है। ये एक तरीके से लाइन वोल्टेज मैंने दिखा दिया और फेज वोल्टेज दिखा दिया, क्लियर हो गया। देखिए अब लोड क्या बोल रहा है, बैलेंस, ठीक है, बैलेंस लोड है। बैलेंस लोड कहने मतलब क्या, लैगिंग लोड है। तो सीधी सी बात है, सब में करंट जो होगा, फेज करंट क्या होगा आपका, तो जो भी करंट आ रहा हो बराबर आ रहा होगा तीनों में, लेकिन सब क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ एंगल से लैग कर रहा होगा, जो फेज वोल्टेज से आपका लैग कर रहा होगा, ठीक है। ये हो गया आई आर, ये वाला हो जाएगा आपका आई बी, और ये वाला हो जाएगा भाई आपका आई वाई, ठीक है। और इनके बीच में जो एंगल है ये फाई, और इनके बीच का एंगल कितना होता है, 30 होता है, पता है आपको, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को पावर फैक्टर देखना है, फाई का वैल्यू क्या होगा। तो वोल्टेज और करंट तो ऑलरेडी पता है ना, फाई का वैल्यू चाहिए। तो फाई का वैल्यू किसके किस बीच में चाहिए, करंट कॉइल मेरा कौन सा करंट मेजर कर रहा है, आई आर, है ना। तो आई आर और पोटेंशियल कॉइल कौन सा मेजर कर रहा है, वाई से लेकर के बी तक के बीच का, यानी वी वाई बी। तो देखते हैं आई आर और वी वाई बी के बीच में एंगल देखते हैं। तो आई आर मेरा ये है और वी वाई बी ये है मेरा, यानी ये एंगल मेरे को एक तरीके से देखना है, ठीक है। तो ओवरऑल समझिए, ध्यान से ध्यान समझिए, ये जो एंगल होता है ना वी आर एन, ठीक है, और वी वाई एन, ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होता है इनके बीच में, ओके। ये एंगल जो है भाई आपका 90 डिग्री होता है, और ये वाला एंगल आपको पता है फाई होता है ना। तो 90 में से फाई माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे जो फाई का वैल्यू होगा ये क्या आ जाएगा, 90 माइनस फाई, क्लियर हुआ। ये पावर फैक्टर एंगल हो गया मेरा। तो ओवरऑल अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, जो मेरा वाट मीटर कैलकुलेट करके देगा। ये हो जाएगा करंट 30 एम्पियर, वोल्टेज मेरा कितना है 400, और ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस फाई। और कॉस 90 माइनस फाई कहने मतलब क्या, इसको आप साइन में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा साइन फाई, ओके। और फाई का वैल्यू, क्योंकि पावर फैक्टर आपका दिया होता ऑलरेडी, तो फाई का वैल्यू यहाँ से 45 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 30 इंटू 400, और फाई का वैल्यू निकाल लीजिए ना, ओके। अब सही आएगा आपका। देखिए कॉस इनवर्स 0.7, ये आ जाएगा 45, यानी साइन 45.57, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 30 गुना 400 गुना साइन 45.57, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 8569, ओके, बिल्कुल सही है, 8569 इतना एक तरीके से। और ये वी आर हो, क्योंकि यहाँ पे आपका साइन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, वी ए आर, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। और हम लोगों ने ऑलरेडी एक मेथड पढ़ा था भाई, सिंगल वॉट मीटर से कैसे हम लोग एक तरीके से रिएक्टिव पावर मेजर करते हैं 3 फेज के लिए। तो क्योंकि ये जो वॉट मीटर आपका रीड करके देता है, क्या देता है, VL IL साइन फाई, है ना, ये मेजर करके देता है, क्योंकि एंगल आपका ऑटोमेटिक कॉस से साइन में चेंज होता है भाई, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये एक तरीके से टोटल रिएक्टिव पावर आ जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं टोटल रिएक्टिव पावर अगर आपको सिंगल वॉट मीटर मेथड से एक तरीके से निकालना है, तो जो भी आपका वॉट मीटर रीडिंग दे रहा है इसको क्या कर दीजिए, आप सीधे सीधे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका टोटल सर्किट का एक तरीके से रिएक्टिव पावर आ जाएगा, ठीक है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपका वॉट मीटर का पोटेंशियल कॉइल, ठीक है, अगर आपका करंट कॉइल एक लाइन में जुड़ा हुआ है और पोटेंशियल कॉइल बाकी 2 रिमेनिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, तो ये एक तरीके से रिएक्टिव पावर ही आपको मेजर करके देगा। क्योंकि जब आप एंगल एक तरीके से फेजर डायग्राम से निकालिए तो एंगल आपका हमेशा क्या आएगा, cos 90 माइनस फाई, और 90 एक तरीके से साइन में चेंज हो जाएगा, यानी रिएक्टिव पावर ही आपको मेजर करके दे देगा ये। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा भाई। अब बाकी का भाई नेक्स्ट सेशन में करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा लेक्चर।